बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King। डियर स्टूडेंट, आज हम FSC पार्ट सेकंड ईटा MD कैट और नीट स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। इस सेशन से बोर्ड के इम्तिहान में और एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के अंदर MCQs आया करते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा और फिर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके MCQ सॉल्व कीजिएगा। ईटा स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा MCQs आने के चांसेस इसी आर्टिकल से हुआ करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो स्टूडेंट, बात करता हूं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल कंपाउंड। अल्कली मेटल के 3 कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बैकग्राउंड पे बात करते हैं। याद रखना, अल्कली मेटल के नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट इज योर पॉइंट नंबर 1। इसको लेटर ऑन हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट, याद रखना कि किसी भी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी, किसी भी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी 2 बातों पे डिपेंड करती है। वो कौन सी 2 बातें हैं? कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन के ऊपर। स्टूडेंट, पोलराइजिंग पावर क्या होती है? किसी एक आयन की दूसरे आयन को डिस्टार्ट करने की एबिलिटी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। एबिलिटी ऑफ एन आयन टू डिस्टार्ट another ion is called polarizing power। तो मैंने बात कर ली कि किसी भी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी उसके कैटायन और एनायन की पोलराइजिंग पावर के साथ वेरी करती है। स्टूडेंट, याद रखना, यह आपका MCQ आ जाता है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और थर्मल स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? जब, याद रखना स्टूडेंट, कैटायन और एनायन एक दूसरे के करीब आते हैं तो कैटायन के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है, एनायन के पास ज्यादा होता है। तो चांसेस ये होते हैं कि कैटायन एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट करके कुछ पोर्शन शेयर करेगा। अब कैटायन की जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, एनायन को उतना ज्यादा पोर्शन शेयर होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, कंपाउंड थर्मली कम स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास ये कैटायन है और ये मेरे पास एनायन है। अब स्टूडेंट देखना, ये कैटायन क्या करेगा? कैटायन इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद इस एनायन को इलांगेटेड करेगा और इसका कुछ पोर्शन शेयर करेगा। अब ये कैटायन जितना ज्यादा इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा इसको इलांगेशन इसमें काज करेगा, डिस्टॉर्शन काज करेगा, उतना ज्यादा पोर्शन शेयर होगा, उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। एज अ रिजल्ट कंपाउंड उतना ज्यादा थर्मली अनस्टेबल होगा। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर और थर्मल स्टेबिलिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट? इनवर्स रिलेशन है। याद रखना स्टूडेंट, अल्कली मेटल के कैटायन से अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड होंगे वो अल्कली मेटल के मुकाबले में थर्मली अनस्टेबल होंगे, ज्यादा अनस्टेबल होंगे। तो ये मैंने जो स्टार्ट में बात की थी उसका जवाब ये है कि व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड आर थर्मली लेस स्टेबल देन अल्कली मेटल कंपाउंड, because cation of alkaline earth metal have more polarizing power as compared to cation of alkali metal। ये स्टूडेंट इसका जवाब है। पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन और थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखना स्टूडेंट, जब एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी,
एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो याद रखना, एनायन अपने आप को डिस्टार्ट नहीं होने देगा। आमतौर पे कैटायन डिस्टार्ट नहीं होता, एनायन डिस्टार्ट होता है। क्योंकि कैटायन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टाइटली हेल्ड होता है, साइज कैटायन का छोटा होता है। अगर एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो एनायन अपने को कम से कम पोलराइज करने देगा। जब एनायन कम से कम पोलराइज होगा तो बहुत ही कम पोर्शन शेयर होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, कोवेलेंट कैरेक्टर कम आएगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, थर्मली कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्टूडेंट दूसरा एस्पेक्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। याद रखिएगा, जितना एनायन का साइज छोटा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर जब एनायन की ज्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कंपाउंड थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट मैं अगली बात करता हूं, किसी भी आयन की, वो कैटायन हो या एनायन हो, किसी भी आयन की पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। यानी जब चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। जब साइज बड़ा होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी जब कम होगी तो पोलराइजिंग पावर स्टूडेंट क्या होगी? पोलराइजिंग पावर कम होगी। तो स्टूडेंट पॉइंट ध्यान में रखना आपने कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, यह डिपेंड करेगा कि वो आयन कौन सा है। अगर कैटायन है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से, कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से, पोलराइजिंग पावर एनायन की ज्यादा होने से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपने समझना है स्टूडेंट। याद रखना, आमतौर पे कैटायन ऑफ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, कैटायन जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है वो एनायन को इजीली डिस्टार्ट करते हैं, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस करते हैं और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, एनायन जिनकी ग्रेटर पोलराइजिंग पावर होती है उनको कैटायन इजीली डिस्टार्ट नहीं कर सकता, लेस पोर्शन शेयर होता है, एज अ रिजल्ट लेस कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होता है और थर्मली कंपाउंड स्टेबल होता है। अब स्टूडेंट याद रखना, जब हम बात करते हैं अल्कली मेटल की या अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो कैटायन का साइज बढ़ता जाता है। चार्ज सेम रहता है, साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने से क्या होगी? चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होने से क्या होगी? पोलराइजिंग पावर कम होगी। अब किसकी पोलराइजिंग पावर कम हो रही है? अल्कली मेटल कैटायन की डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर कम होगी। वो कैटायन है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होने से स्टूडेंट क्या होगा? पोलराइजिंग पावर कम होने से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होने का मतलब कि वो एनायन को ज्यादा डिस्टार्ट नहीं कर सकेगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस नहीं होगा। इस तरह कंपाउंड थर्मली क्या होगा? कंपाउंड थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट यहां पे मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली मोर स्टेबल? कौन सा थर्मली मोर स्टेबल है? स्टूडेंट यहां पे पॉइंट याद रखना, कैटायन सबके एक जैसे हैं, सोडियम। अब हमने एनायन पे बात करनी है। मेरे पास एक एनायन है कार्बोनेट, एक एनायन है बाइकार्बोनेट, एक एनायन है नाइट्रेट। स्टूडेंट याद रखना, मेरे पास नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट को पहले मैं देखता हूं, जरा गौर करना। नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन है। यहां पे हमारे पास क्या होता है? 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। नाइट्रेट का साइज कार्बोनेट के साइज से छोटा होता है, याद रखना। चूंकि कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, आगे की तरफ साइज छोटा होता है, ऑक्सीजन बराबर है। लेकिन अब नाइट्रेट का साइज थोड़ा सा कार्बोनेट से छोटा है, लेकिन यहां पे कार्बोनेट पे क्या है? चार्ज 2 है, चार्ज 2 है। तो कार्बोनेट की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब नेगेटिव है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब थर्मली मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कार्बोनेट। चूंकि हमारे पास नाइट्रेट का साइज कार्बोनेट से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसकी चार्ज 2 है। लेट अगर मैं आपको ऐसी बात आपको समझाने के लिए बात कर लूं कि इसका साइज, लेट सपोज मैं कहता हूं
इसका साइज लेट्स सपोज 4 है, इसका साइज लेट्स सपोज मैं कहता हूं, लेट्स सपोज आपकी समझ के लिए कहता हूं कि इसका साइज 3 है। अब स्टूडेंट यहां पे देखना 2 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आया 0.5। यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका चार्ज 1 है तो आंसर आया 0.33। इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब एनायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो एनायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा। एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जी। तो अब स्टूडेंट कार्बोनेट तो निकल गया, कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बात करेंगे नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट में, दोनों का चार्ज बराबर है। अब बात आएगी साइज के ऊपर। याद रखना नाइट्रेट का साइज का बाइकार्बोनेट से छोटा होता है। बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन भी आ गया साथ एक्स्ट्रा, तो जब इसका साइज छोटा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी इससे ज्यादा होगी। तो फिर दूसरे नंबर पे स्टेबल नाइट्रेट होगा और सबसे कम स्टेबल क्या होगा, बाइकार्बोनेट होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास याद रखना जब भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड की बात आए, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट, फिर नाइट्रेट और सबसे कम स्टेबल बाइकार्बोनेट। ये स्टूडेंट आपका क्या होता है, ये आपका एमसीक्यूज होता है जी। तो ये जनरल बात थी। अब मैं 1 बाय 1 बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा अफेक्ट ऑफ हीट ऑन द नाइट्रेट, effect of heat on the nitrate of alkali metal, effect of heat on the nitrate of alkali metal। तो स्टूडेंट यहां पे मैं बात करूंगा कि अल्कली मेटल नाइट्रेट बनाते हैं ऑफ द जनरल फार्मूला XNO3। चूंकि अल्कली मेटल की वैलेंसी +1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, तो अल्कली मेटल फॉर्म नाइट्रेट ऑफ जनरल फार्मूला XNO3। स्टूडेंट याद रखना अल्कली मेटल के नाइट्रेट हीट करने पे डीकंपोज होते हैं। तमाम अल्कली मेटल के नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होंगे, सिवाय लिथियम नाइट्रेट के। यानी अल्कली मेटल के नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे उससे बनेगा नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, सिवाय लिथियम नाइट्रेट के। लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट सबसे कम स्टेबल है, जब हम इसको हीट करते हैं इससे बनेगा लिथियम ऑक्साइड, इससे हमारे पास बनेगा NO2, साथ बनेगी ऑक्सीजन। स्टूडेंट हम बैलेंस कर लेंगे जी। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, यहां पे 2 लगा दें जी। यहां पे जब हम 2 लगाएंगे और हमारे पास बल्कि 4 लगाना पड़ेगा, 4 लगाएंगे तो हमारे पास यहां पे भी 2 लगाएंगे, तो जहां पे हमारे पास क्या हो गया, यहां पे भी 4 लगाएंगे, 8 और 10 और 12 बैलेंस होगी स्टूडेंट। तो याद रखना आपसे सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली लीस्ट स्टेबल। कौन सा थर्मली लीस्ट स्टेबल है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट कौन सा थर्मली लीस्ट स्टेबल आपसे पूछा जाता है जी। अब स्टूडेंट देखना नाइट्रेट सेम है, अब डिपेंड करेगा, ये वाला पोर्शन सब में सेम है, अब यहां पे बात डिपेंड करेगी, अब कैटायन पे बात डिपेंड करेगी। अब कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से थर्मली अनस्टेबल, तो नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, कैटायन का साइज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी, पोलराइजेशन पावर कम होगी, थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनमें कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है स्टूडेंट, आपने बता देना है रुबिडियम नाइट्रेट। बाद दफा स्टूडेंट आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि अल्कली मेटल नाइट्रेट डीकंपोज अपॉन हीटिंग, अल्कली मेटल नाइट्रेट डीकंपोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म अल्कली मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्स। एक्स क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास होता है जी सोडियम, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है रुबिडियम, चौथा ऑप्शन आपके पास होता है नन ऑफ दिस। कहते हैं अल्कली मेटल नाइट्रेट डीकंपोज हुआ, अल्कली मेटल ऑक्साइड बना, NO2 बना, ऑक्सीजन बना, तो आपके पास इनमें से ये कौन हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है। या एक ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दीज का भी होता है जी। अब स्टूडेंट आपके माइंड में होना चाहिए कि सिर्फ लिथियम नाइट्रेट डीकंपोज होकर ऑक्साइड बनाता है, बाकी कोई भी नाइट्रेट डीकंपोज होकर ऑक्साइड नहीं बनाता, वो नाइट्राइट बनाता है। तो आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर लेंगे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जी, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन है जी। स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज आपको बताता हूं। आपको कहा जाता है कि सोडियम नाइट्रेट डीकंपोज्ड एट
डीकम्पोज एट, लेट्स सपोज आपको कहा जाता है डीकम्पोज एट 1200 सेंटीग्रेड। सोडियम नाइट्रेट डीकम्पोज एट 1200 सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डीकम्पोजिशन टेम्परेचर फॉर पोटेशियम नाइट्रेट? पोटेशियम नाइट्रेट के लिए कौन सा डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है? पहला ऑप्शन आपको होता है जी 800, दूसरा ऑप्शन आपको होता है जी 1200, तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है जी 1400, चौथा ऑप्शन आपके पास होता है जी 150 सेंटीग्रेड। कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को डीकंपोज होने के लिए 1200 सेंटीग्रेड चाहिए, पोटेशियम नाइट्रेट को डीकंपोज होने के लिए कितना टेंपरेचर चाहिए होगा? अब सुन, यहां पे आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? यहां पे आपने कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करना है कि चूंकि सोडियम से पोटेशियम नीचे है, तो जब कैटायन नीचे होगा तो फिर क्या होगा? कैटायन का साइज बड़ा होगा। कैटायन का साइज बड़ा होने से उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी, पोलराइजिंग पावर कैटायन की कम होगी। जब पोलराइजिंग पावर कम होगी, वो एनायन को डिस्टार्ट करके कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस नहीं करेगा, थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। यानी पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट से थर्मली ज्यादा स्टेबल है और वो ज्यादा टेंपरेचर पे डीकंपोज होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? 1400 सेंटीग्रेड बनेगा जी। तो इस तरह का स्टूडेंट हमारा क्या होता है? एमसीक्यूज होता है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल। स्टूडेंट याद रखना, नाइट्रेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से अल्कली मेटल के कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? चूंकि नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट के मुकाबले में कार्बोनेट की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से थर्मली कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। ऑल द अल्कली मेटल कार्बोनेट आर थर्मली मोर स्टेबल even at elevated temperature except lithium carbonate। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पे डीकंपोज होते हैं जी। तो स्टूडेंट लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल अदर कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल आर थर्मली स्टेबल बिकॉज, क्यों थर्मली स्टेबल है? चूंकि उनमें जो कैटायन होता है वो कैटायन कार्बोनेट एनायन को डिस्टार्ट नहीं कर सकता। चूंकि कार्बोनेट की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, इस ज्यादा पोलराइजिंग पावर के एनायन को डिस्टार्ट करने के लिए बहुत हाई चार्ज डेंसिटी वाला, बहुत हाई पोलराइजिंग पावर वाला कैटायन चाहिए होता है। तो बाकी अल्कली मेटल कैटायन कार्बोनेट को डिस्टार्ट करके कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस नहीं कर सकते। जबकि लिथियम का साइज चूंकि बहुत छोटा है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, ये कार्बोनेट को थोड़ा बहुत पोलराइज करके कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये थर्मली अनस्टेबल होगा और हीटिंग पे डीकंपोज होगा। स्टूडेंट यहां पे सवाल पैदा होता है, अगर हमारे पास कार्बोनेट हीट करने पे डीकंपोज नहीं होते तो फिर क्या होगा? यानी सोडियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे और हीट करेंगे और हीट करेंगे और हीट करेंगे, तो एट द एंड क्या होगा? याद रखना, वो डीकंपोज होकर अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा? बल्कि वो आयोनाइज हो जाएंगे और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती है। यानी लिथियम कार्बोनेट लेस स्टेबल, सोडियम कार्बोनेट मोर स्टेबल, पोटेशियम कार्बोनेट मोर स्टेबल, रुबिडियम कार्बोनेट फर्दर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सीजियम कार्बोनेट और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। डाउन द ग्रुप कोई भी कंपाउंड अल्कली मेटल का उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? चूंकि कैटायन का साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, पोलराइजिंग पावर कम होगी। कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होने के साथ कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ा करती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करता हूं जी कि इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट ऑन अल्कली मेटल, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल। तो स्टूडेंट तमाम अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट बनाते हैं ऑफ द जनरल फार्मूला XHCO3। स्टूडेंट बाइकार्बोनेट का साइज नाइट्रेट और कार्बोनेट दोनों से बड़ा होता है, चार्ज इसका 1 होता है। जब चार्ज इस पे 1 होता है, -1 होता है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है। अब इस एनायन की चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से
बाइकार्बोनेट एनायन की पोलराइजिंग पावर नाइट्रेट और कार्बोनेट से बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो थर्मली लीस्ट स्टेबल होते हैं, वो थर्मली लीस्ट स्टेबल होते हैं। बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल को आप एज अ सॉलिड आइसोलेट कर सकते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट बहुत ही इजीली क्या होते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं, उनको आप एज अ सॉलिड इजीली आप आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन बाइकार्बोनेट अल्कली मेटल के लीस्ट स्टेबल होते हैं, ये हीटिंग पे इमीडिएटली डीकंपोज हो जाते हैं, ये डीकंपोज होकर बनाते हैं कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, जब हम इसको हीट करेंगे इससे सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट, वाटर बनेगा। बैलेंस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होगी जी। सारे के सारे बाइकार्बोनेट सेम ट्रेंड में डीकंपोज होते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे भी आपका एमसीक्यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल शो सेम ट्रेंड फॉर हीटिंग फॉर ऑल द अल्कली मेटल। कौन सा कंपाउंड तमाम अल्कली मेटल के लिए हीटिंग पे सेम इफेक्ट शो करता है, वो बाइकार्बोनेट है। नाइट्रेट डीकंपोज होते हैं, लेकिन लिथियम का अलग तरीके से होता है, बाकियों का अलग से होता है। कार्बोनेट सिर्फ अल्कली का डीकंपोज, सिर्फ लिथियम का डीकंपोज होता है, बाकियों का डीकंपोज ही नहीं होता, जबकि बाइकार्बोनेट सबके डीकंपोज होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी का आर्डर भी वही है, यानी लिथियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, सबसे कम स्टेबल, सोडियम बाइकार्बोनेट मोर स्टेबल, पोटेशियम बाइकार्बोनेट मोर स्टेबल, रुबिडियम बाइकार्बोनेट मोर स्टेबल, सीजियम बाइकार्बोनेट मोर स्टेबल, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट ये स्टेबिलिटी का जो आर्डर है इस पे एमसीक्यूज होते हैं। फिर मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपको कहा जाएगा कि हमारे पास लिथियम बाइकार्बोनेट डीकंपोज होता है, लेट्स सपोज आपको कहा जाता है लिथियम बाइकार्बोनेट डीकंपोज होता है 400 सेंटीग्रेड पे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट डीकंपोज होता है 900 सेंटीग्रेड पे। व्हाट कुड बी द डीकंपोजिशन टेम्परेचर फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कौन सा डीकंपोजिशन टेम्परेचर है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है 200 सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है 1000 सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है 1200 सेंटीग्रेड, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया जाता है नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट यहां पे रट्टा नहीं लगाना, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। देखें, लिथियम कार्बोनेट ऊपर है कम स्टेबल, सोडियम कार्बोनेट मोर स्टेबल, पोटेशियम कार्बोनेट मोर स्टेबल। अब पोटेशियम कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होगा, लिथियम कार्बोनेट से ज्यादा होगा। यानी हमारा ऑप्शन होना चाहिए था 400 to 900 सेंटीग्रेड के दरमियान कोई ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहां पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट? नन ऑफ दीज पे जाएंगे। तो दैट इज टुडे सेशन, जिसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल। स्टूडेंट फिर आपके लिए रीकैप करता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे कार्बोनेट, फिर नाइट्रेट, और सबसे लीस्ट स्टेबल होंगे बाइकार्बोनेट जब अल्कली मेटल सेम हो। यानी पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कौन लीस्ट स्टेबल होगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट लीस्ट स्टेबल होगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो मर्जी कंपाउंड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, अल्कली मेटल के केस में नीचे की तरफ जब हम आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर स्टूडेंट आपने याद रखना है पोलराइजिंग पावर दो चीजों पर डिपेंड करती है, साइज और चार्ज पे डिपेंड करती है, यानी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। पोलराइजिंग पावर के साथ थर्मल स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? किताबात आपका एमसीक्यूज होता है कि विद द इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर थर्मल स्टेबिलिटी, ऑप्शन 1 इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो यहां पे ऑप्शन बोथ एंड भी बनेगा, चूंकि कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी कम, एनायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टूडेंट ये मेरा सेशन था, उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। आने वाले सेशन का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।